हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। जो आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ आपको पार्टिकल की पोजीशन पता है, x इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स प्लस पाई, डिफ्रेंशिएट कर दें dx बाय dt, या फिर डेल एक्स बाय डेल टी सही रहेगा। एक मिनट, नहीं इसको आप dx बाय dt लिखें, dx, एक मिनट, ये आपने y लिखा था ना, सॉरी, दिस इज y, तो डेल y बाय डेल टी बताएं क्या आएगा? ए नॉट ओमेगा नॉट साइन, सॉरी कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, वेरी गुड। इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो v आई ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आई है, तो मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन, तो a इज डेल वी पी बाय डेल टी, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर, बताएं फर्दर कितना आएगा? ए नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन, क्लियर है? ठीक है, अब ओमेगा नॉट स्क्वायर को आप एक साइड निकाल लें, और मैं बोल रहा हूँ ऐसे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को एक साइड निकाल लिया, और a साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? वाइट सेल्फ, वाइट सेल्फ। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर y, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर y। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आया था, आपको ध्यान हो तो, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकाली तो इस तरीके से हमने किया था। हाँ जी, आगे बढ़े, मना कर रहा नहीं कि तभी। कई जने सिटी बजने के काफी देर बाद भागना शुरू करते हैं, वो होता है ना जो ट्रैक 100 मीटर की रेस है, उसमें स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, सिटी बजती भागा करो। तेरे को सुनाई देती है, दिखाई देती है, ठीक। किसी के साथ मजाक करना बच्चों के साथ, वो मेरा तो वो है, क्या नाम है, अधिकार क्षेत्र में, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, आप बाहर कैसे ही करो, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड अल्टरनेट डेफिनेशन। अल्टरनेट डेफिनेशन क्यों लिखा? क्योंकि एक डेफिनेशन हम वेलोसिटी ऑफ वेव की पढ़ चुके हैं, स्पीड ऑफ वेव की पढ़ चुके हैं, क्या वो कितनी देर में लैम्डा ट्रेवल करेगा, और अपॉन टाइम टेकन बाय द वेव, लैम्डा बाय टी इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। यहां पे देखें, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये आपकी वेव है, जब पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यहां पर है, तो आप बताएं इस पार्टिकल का फेज कितना है? जब पार्टिकल
यहां पर है, तो आप बताएं इसका फेज कितना है। व्हाट इज फेज? नलायकों, बताओ फेज क्या है? तेरे को दिखता भी है, सुनता भी है, बता। मतलब दिमाग में लोचा है, केमिकल लोचा है। हाँ जी, इसका फेज 0 है क्या? आप बताएंगे भाई साहब। होगा, आप कह रहे हो तो। फेज होता क्या है? बताओ बाबू, बताओ। हाँ, शाबाश शाबाश। स्टेट ऑफ। हाँ, और थोड़ा सा और बताओ क्या होता है। देखो, ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा। एसएचएम करने वाले पार्टिकल के मोशन को आप एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोटेटिंग वेक्टर का जो एंगल होता है वही आपका फेज कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने एक्सट्रीम पे है पार्टिकल और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो π/2 90 डिग्री। जब पार्टिकल पॉजिटिव साइड में एक्सट्रीम पे होता है तो π/2 आपका फेज होता है। इसका फेज π/2 है। जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी, तो देखें जो 90 डिग्री वाला फेज था, जिस पार्टिकल का 90 डिग्री फेज था, वो यहां पे आ गया है। मतलब पहले इस पार्टिकल का फेज 90 था, अब कुछ टाइम बाद जब ये वेव आगे मूव कर गई है तो इस पार्टिकल का 90 डिग्री फेज है। अगर ये और आगे आती है वेव इस तरीके से, तो थोड़ी देर बाद इस यहां जो लोकेटेड पार्टिकल है उसका फेज 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि मैं ये बोल दूं कि एक कांस्टेंट फेज, वेव का जो कांस्टेंट फेज है वो जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा उसी स्पीड से वेव भी आगे बढ़ रही होगी। हाँ के ना? तो ये भी एक अल्टरनेट डेफिनेशन है। आप देखें, जैसे जैसे ये पीक है वेव का, ये आगे बढ़ेगा, वही स्पीड आपकी वेव की रहेगी। तो एक कांस्टेंट फेज वेव का किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसको भी आप वेव की स्पीड या वेव की वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है, इसको लिखेंगे आप वेलोसिटी with which constant phase is moving, velocity with which constant phase is moving is called velocity of wave, velocity of wave। तो हम एक कांस्टेंट फेज की बात कर रहे हैं यहां पे। जनरल जो वैल्यू है फेज की, फेज जिसको कि मैं लिख रहा हूं ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर मेरी इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस के एक्स, अगर ये इक्वेशन है, प्लस फाइव भी आप कर दें बेशक, प्लस फाइव, तो इसका फेज ये रहेगा। यहां पे मैंने बोला है कि फेज कांस्टेंट है, कांस्टेंट फेज है, और यहां पे उस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है, π/2। इस केस में अगर मैं ये वाला पार्टिकल चुनता और मैं बोलता कि इसका फेज 0 या पाई है, तो ये वाला फेज जिस स्पीड से मूव करेगा वो भी वेव वेलोसिटी होती। कुल मिला के फेज कांस्टेंट मैंने पिक किया है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद टी, आप लिखें डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ओमेगा नोट आ जाएगा, फिर माइनस के डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 0। ठीक लिखा है, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो ओमेगा नॉट बचेगा, यहां पे लिख दिया। के कांस्टेंट है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो dx बाय dt हो सकता है, dx बाय dt। फाई इज कांस्टेंट, हट गया, कांस्टेंट इज कांस्टेंट तो वो भी हट गया, ये आपका आ गया। dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव।
तो ओमेगा नॉट माइनस के वी इज इक्वल्स टू 0 एंड वी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय के। ये हमने पहले अभी देखी थोड़ी देर पहले, ओमेगा नॉट बाय के आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव रहती है। करो नोट, पूछना है कुछ? ठीक है, लेट कैसे हुआ? लेट कैसे हुआ? उसका एक ट्यूशन होता है इसलिए वो लेट आता है, उसने स्पेशल परमिशन ले रखी है। फिर तेरे को क्या कहता हूँ मैं अब, तो ऐसे डराती रहती है। डोन कहेंगी। हाँ जी, देख लिया। वो मेरा मतलब वो प्रेम है आपके लिए। हाँ? आगे बढ़े। हाँ जी भाई साहब, ठीक है, देखें आगे। अगर इक्वेशन वेव की हमने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी हो साइन के फॉर्म में ही पढ़ी है, लेकिन आपकी वेव की इक्वेशन विदाउट साइन वेव भी हो सकती है, बस उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, y should be a function of ax plus bt and y should be finite for all values of x and t। ये दो कंडीशंस वैलिड हैं, तो साइन के अलावा कोई फंक्शन होगा तो वो भी आपकी वेव इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी आपको पता है कोई और फंक्शन की वेव है, तो ऐसे केस में वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए ये भी वैसे ही आया है। कैसे? अगर ये फेज है, एक फेज मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी एक्स बाई डी टी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, डी एक्स बाई डी टी इज माइनस बी बाई ए, वेलोसिटी ऑफ वेव इज माइनस बी बाई ए। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जब वेव की इक्वेशन इस तरीके से हो तो आप डायरेक्टली वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड को इस तरीके से लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी। डन। तो बेसिकली वेव का जो बेसिक प्रीमाइसिस है वो सारा हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, वेव का सब कुछ जान लिया है। अब कुछ दो तीन फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे याद करने एक तरीके से, है ना। देखते हैं क्या है वो। पहली बात, अगर एक स्ट्रिंग है, ऐसे एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के ऊपर आपने एक वेव जनरेट करी, रस्सी के ऊपर, रस्सी के अंदर टेंशन टी है और एक और पैरामीटर दे रखा है म्यू, विच इज मास पर यूनिट लेंथ। हेडिंग लगाना चाहे तो आप लिख लें वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। एक रस्सी के ऊपर जो वेव बनाई है उसका उसकी वेलोसिटी कितनी होगी।
टी क्या है, रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है। म्यू क्या है, रस्सी का मास कितना है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में रस्सी का मास म्यू है। तो इसके ऊपर जो वेव बनेगी उसकी वेलोसिटी v विल बी गिवन बाय v इक्वल टू t बाय म्यू। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, t बाय म्यू, t इज टेंशन एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। जो रस्सी के ऊपर वेव बनती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या अंतर है, लायक बताएगा। ये कोई नई बात है फिर, बता। शाबाश। नहीं, आपका एफर्ट 100% बढ़िया है। पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेव होती है, और पार्टिकल की ऑसिलेशन की और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव थी बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ, आवाज नहीं करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप ये बताएं, क्या साउंड सॉलिड के थ्रू ट्रेवल करती है? कोई एग्जांपल बताओ। नहीं, जो मेरे पास आई है तो हवा के थ्रू आई है। हाँ, ये भी है कि इस रूम में बोलते हैं, उस रूम में सुनाई देता है हमें, तो ये बीच में सॉलिड इसके थ्रू पास हो रही है। ये क्लास 7th या 8th में एग्जांपल दे रखा है। अगर आपके पास एक रोड है लकड़ी की, है ना, और एक साइड से आपने कान पे लगा रखे, दूसरी साइड से आप उसको स्क्रैच कर रहे हैं, जनरली आपको सुनाई नहीं देगा वो स्क्रैच, पर उस पर कान लगाओगे उस पर लकड़ी पे तो सुनाई देगा। तो आपकी जो साउंड है वो सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करती है, लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल करती है। क्या बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल कर सकती है? कोई एग्जांपल ध्यान हो आपको? ये भी शायद 7th और 8th में अच्छा एक्सपेरिमेंट है, पता क्या है? ऐसा है, उसमें एक ग्लास के अंदर आप क्या करो, मोबाइल डाल दो, छोटे वाला मोबाइल, बड़ा मोबाइल हो गया अब तो, ग्लास में मोबाइल डाल दो, वो कीपैड वाला छोटा जो ग्लास में आ जाए, और उसके ऊपर हाथ लगा लो और फिर मिस कॉल मारो। तो क्या हाथ लगाने से मिस कॉल आपको बाहर सुनाई देगी? सुनाई देगी, सुनाई देगी। अब क्या करो, उस ग्लास के ऊपर मुंह लगा के पूरा ऐसे ढक के और ऐसे हवा को सक कर लो और फिर मिस कॉल मारो, फिर वो नहीं सुनाई देगी, मतलब कम सुनाई देगी, क्योंकि जहां से साउंड जनरेट हो रही है उसके बाद वहां पे एयर नहीं है, मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम टाइप क्रिएट कर दिया आपने। परफेक्ट वैक्यूम तो नहीं हुआ बट काफी उसके नजदीक पहुंच गया है, तो मीडियम नहीं रहा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो उसको साउंड की मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। टॉपिक क्या आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में हमें निकालनी है, किसमें ज्यादा होती है बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसमें? श्योर बताएं, तो सब लोग ये कह रहे हैं आपकी साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड के थ्रू ज्यादा होगी, लिक्विड या गैस के थ्रू? उल्टा रिलेशन है इसमें, सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। हाँ जी, वो माइक्रोस्कोपिकली आपके सिलेबस में रीजन तो कुछ नहीं है, बट ये मान सकते हैं कि वो आपके पार्टिकल्स बहुत नजदीक हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नजदीक हैं,
तो वो जो उसकी डिस्टर्बेंस हुई पार्टिकल की वो तुरंत अगले वाले को ट्रांसफर कर देता है। और आपके साउंड की जो है क्या नाम है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, तो वो जो ट्रांसफर करना है वाइब्रेशन वो इतना फास्ट नहीं हो पाता इन केस ऑफ साउंड। ठीक है, तो आप पहला फैक्ट तो ये लिख लें क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स is more than velocity of sound in liquid more than in gas। velocity in solid का फॉर्मूला होता है v solid is अंडर रूट y by rho, where y is, बताएं y पहले कहीं पे आया क्या, आपके क्लास 11th में कहीं भी y आया है? यंग्स मॉडुलस वही है, y is यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस बात को रिप्रेजेंट करता है बताएं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो उसका फॉर्मूला रहता ही है ना, फिर आप एफ बाय ए और डेल्टा एल बाय एल कर देंगे, बट वो फिजिकली क्या सिग्निफाई करता है, अगर किसी चीज का वाई ज्यादा है और किसी का कम है तो उसमें क्या अंतर है? जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, इट मींस इट हैज मोर कैपेसिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर? स्टील, क्योंकि इसको डिफॉर्म करना ही बहुत मुश्किल है, तो वो अपना ओरिजिनल शेप मतलब कि खो ही नहीं रहा एक तरीके से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला y बाय रो है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है आपको। ठीक, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाय रो। बताएं बीटा आया क्या आपके जीवन में? बताएं। बल्क मॉडुलस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। कितना आपने प्रेशर बढ़ाया है किसी चीज के ऊपर और कितना उससे उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई है, इन दोनों का जो रेशियो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड बीटा। ये आपका आ गया है। क्या सॉलिड्स में या लिक्विड्स में वाई का कोई रेलिवेंस है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कोई रेलिवेंस है क्या लिक्विड्स में? तनिष बताएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का कोई रेलिवेंस है क्या लिक्विड्स में? शायद क्या होता है, शायद यूनिट है क्या उसकी? नहीं है ना बच्चों, क्योंकि देखो वाई कहां पे आता है, लेंथ में बदलाव कितना आया। लिक्विड की लेंथ का कोई मीनिंग है क्या? कोई मीनिंग है ही नहीं, कोई लेंथ फिक्स ही नहीं है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉट रेलिवेंट इन केस ऑफ लिक्विड्स। ठीक, फिर फॉर्मूला आता है आपका, यहां पे आप साथ में लिख लेना, बीटा क्या है? बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पूरा लिख लेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो बीटा इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, नेक्स्ट इज वेलोसिटी इन केस ऑफ गैस। जनरल फॉर्मूला तो इसका भी यही होता है, बीटा बाय रो, बट इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अभी देखेंगे उसको। क्योंकि बल्क मॉडुलस गैस के केस में भी यूज होता है और लिक्विड के केस में भी यूज होता है। बढ़े आगे। अच्छा एक बात और बताओ, जो कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है क्या वो रेलिवेंट है इन केस ऑफ लिक्विड्स? नो, क्योंकि उसमें शेप चेंज होती है, शेप का मीनिंग ही नहीं लिक्विड में। तो ईटा भी जो है वो आपका सिर्फ सॉलिड्स में ही काम आता है। ठीक है, हमने v इन गैस लिखा अंडर रूट
बीटा बाय रो। इसको अब एक दो फॉर्म में और चेंज करेंगे। आप पहले ये बताएं, जो गैस साउंड का जो ट्रांसफर है वो उस प्रोसेस को मैं मान लूं कि वो आइसोथर्मल है। अगर साउंड जो आगे पार्टिकल्स वाइब्रेट होके जा रहे हैं वो पूरी प्रोसेस यदि आइसोथर्मल है, तो आप बताएं क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा या dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v। क्या ये चीज dp बाय dv वैलिड होती है गैस के लिए? हाँ के ना? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या dp बाय dv इक्वल टू माइनस p बाय v होता है? आदित्य कैसे होता है बता? ये कहां से आया था? स्लोप से आया था। अभी तो टेस्ट देके आई है, नंबर काट लूंगा। pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका dp बाय dv किया, इसका ग्राफ कैसा बनता है? कर्व। pv ये आपका कर्व बनता है और इसमें जब इसका स्लोप निकालते हैं dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p बाय v। ठीक है अनिकेत, अब एक बात और बता, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तब ये एक्सप्रेशन क्या बनता है? गामा। हाँ गामा आता है, कहां आता है? पी के पास आता है, वेरी गुड। ये आपका है आइसोथर्मल के लिए। अगर एडियाबैटिक की बात करूं मैं, एडियाबैटिक की बात करें तो dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p बाय v। यहां पे देखें एक बार, अगर मैं इसको हल्का सा चेंज कर लूं, इस v को नीचे ले आऊं यहां पे, क्या ये v क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पे आ सकता है? आ सकता है। और फिर क्या यहां पे अगर v आ गया है तो उसको मैं इसके नीचे ले आऊं? देखिए आप आराम से देख लें, पहले माइनस p को मैंने लिखा डेल्टा p v बाय dv। अब इसी चीज को मैं लिख दूं dp इज इक्वल्स टू डेल v बाय v। बताओ लिख सकता हूं क्या? कुछ भी नया नहीं किया है, ये एक्सप्रेशन आपको पहले से पता है आइसोथर्मल का, उसको हल्का सा मैनिपुलेट किया है, इस v को यहां लेके गया हूं और p उस साइड ही रहने दिया है, और इसके बाद जो v ऊपर आया था उसको मैं नीचे लेके गया हूं। आराम से देख लें, बताएं कोई डाउट है तो। प्राची ठीक है? ठीक। क्या करें बेटा? तो क्या ये वाला टर्म